हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट्स हैं वहां पर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले और भी छात्र इस सेशन से जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए रोज़ एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। फुल लेंथ का मतलब है कि इस सेट में टोटल 100 इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारा यह सेट नंबर 4 है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का। इससे पहले मैंने आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है इनको तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन तीनों सेशन का लिंक आपको आज के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार मैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहां बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का, यानी कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन को एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए आप सभी लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और फिर अपना अपना स्कोर आप लोग सेशन के एंड में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बताइए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। अच्छा, कल ही मैंने एक हिस्ट्री का टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो कवर कराया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको याद भी होगा कि मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। और पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष मूर्ति यानी कि नटराज हड़प्पा से मिली है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति, ये मोहनजोदाड़ो से मिली है, और पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, ये हड़प्पा से मिली है। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे, और इसमें आप ऐसे ही प्रश्न पाएंगे जैसे कि आपके बिहार पुलिस में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि एलोसोम होते हैं, और आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं देर से आंसर कमेंट करेंगे तो सेशन और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करने के लिए। एलोसोम होते हैं, बताइए। तो देखिए, मनुष्यों में एलोसोम गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है। क्या है यह? गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है जो किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने में भूमिका निभाती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी, मनुष्य में गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी को एलोसोम्स कहा जाता है। क्लियर? याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तीसरा नंबर, कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए। फटाफट आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की, और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा बनाया था। राजधानी कहाँ पर बनाया था? तो राजधानी इसने अपनी गुलबर्गा को बनाया था। और यह हसन गंगू जो था, यह किस नाम से बैठा था गद्दी पर? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। तो यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन हसन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने 60-70 वीडियो अब तक कवर कर लिया है, और सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सभी वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, किस सुल्तान ने आधी ज़मीन की फसल राजस्व के रूप में लेने का दावा किया। यह सुल्तान कौन था, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? किस सुल्तान ने आधी ज़मीन की फसल राजस्व के रूप में लेने का दावा किया। तो देखिए, यह जो था, यह अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके कितना कर दिया? उपज का
आधा भाग कर दिया, उपज का आधा भाग कर दिया। क्लियर। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखा था। इसी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, इस तरह से आपको AK मिश्रा लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अरुण कुमार मिश्रा हैं वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे अब। और फटाफट फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो आप फ्री में लाइक करेंगे, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर भी करते रहिएगा, सपोर्ट करिएगा। मैं आपके लिए कितना ज़्यादा प्रयास करता हूँ। चलिए 100 क्वेश्चन टाइप करना फिर बोलना इतना आसान नहीं है। चलिए विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, ये जो था इसका विश्व हिंदी सम्मेलन का, यह इस बार का 12वां संस्करण था। यह इस बार कौन सा संस्करण था, तो ये 12वां संस्करण था। अच्छा, पहला संस्करण का आयोजन कब किया गया था और कहाँ किया गया था, यानी कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए तब क्या आप जवाब देंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 1975 में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। 1975 में कहाँ पर, तो नागपुर में। कहाँ पर, तो नागपुर में। क्लियर। और इस बार 12वां संस्करण था और इसका आयोजन फिजी में किया गया था। अच्छा, फिजी की राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है। फिजी की राजधानी सुआ है। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी के दिन। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इतने सारे पॉइंट्स ध्यान रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार। मेरे भाई बहन सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए। और इस बार जो सुनहरा मौका आपको मिला है उसको जाया मत होने जाने दीजिएगा। दिन रात एक कर दीजिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो ये अवसर फिर दोबारा मिले ना मिले, इसलिए इसको जाने मत दीजिएगा। बताइए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। राइट आंसर क्या होगा, तो 1986 में हुई थी। 1986 में। अच्छा, 1986 में आपको याद भी होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी उसी वर्ष लागू किया गया था। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था, कब इसको पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम को, तो वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में। अच्छा, एक है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को याद रखेंगे, इसको कब पारित किया गया था, तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भी 1986। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28, इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। हो सकता है आपसे सीधे इस तरह से पूछ लिया जाए कि COP28 का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा, या फिर सिर्फ क्रम पूछ ले कि 28वां COP28 का यहाँ पर 28 का मतलब ही है ये 28वां है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पर, तो कंट्री का नाम याद रखेंगे UAE। ठीक है, और जगह पूछेगा तो दुबई याद रखिएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला या फिर इस तरह से पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, दोनों तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर इस तरह से पूछेगा या इस तरह से पूछ ले कि यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, बताएंगे। यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए पिरेनी पर्वत श्रृंखला जो है यह स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, यानी कि यह स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। सीमा पर स्थित है, एक साइड स्पेन दूसरे साइड फ्रांस हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ से ध्यान रखना आपको, अगर पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है, तो क्या जवाब देंगे,
तो फ्रेंड्स यह पर्वत श्रृंखला जो है यह यूराल है। क्या है? यूराल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1831 में बुधो भगत ने 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1831-32 में बुधो भगत के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था, यह झारखंड में हुआ था, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इनमें से कौन सा अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? चलिए जरा फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए और एक बार फटाक से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार। बताइए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, कौन सा इसमें से अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखिए क्षमादान का अधिकार बिल्कुल है। क्षमादान का अधिकार जो है यह भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश के पद से हटाने का अधिकार, ये अधिकार जो है इनको डायरेक्टली यानी कि कहें तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना भी बेहद मुश्किल है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से न्यायाधीश के खिलाफ आरोप वाले प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाना चाहिए और दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंत में राष्ट्रपति अपने पद से संबंधित न्यायाधीश को हटाने का आदेश देता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा बिल्कुल अनुच्छेद 352 में है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो देखिए वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और यह 2003 को लागू हुआ था। 11 सितंबर 2003 को अपनाया गया था 2000 में और यह लागू हुआ था 2003 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और यह जैव सुरक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल भारत के? तो आर वेंकट रमनी हैं। आर वेंकट रमनी हैं, नाम इनका याद रखेंगे। अच्छा अटॉर्नी जनरल जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 76 याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्ट्री सिटी इस पुस्तक को लिखा किसने है? विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी पुस्तक को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है सलमान रुश्दी ने। किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है? बिहार विधानसभा में पूछा गया है। चलिए बताइएगा बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा? देखिए बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो है ये 243 है और इन 243 में से 38 सीट जो है ये एससी के लिए और 2 सीट जो है ये एसटी के लिए रिजर्व है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 243 ऑप्शन में कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है? निम्न में से किसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में ये बात की जा रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। चलिए कौन सी इसमें से जो सही दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। विश्व क्षय रोग दिवस जिसको कि हम लोग विश्व टीबी दिवस भी बोलते हैं,
बताइए ये कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस कहिए, कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 24 मार्च हो जाएगा। 24 मार्च के दिन विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से किया था और इसका शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में। 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी और घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अमप्पा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो अमप्पा खान है ये प्रसिद्ध किसके लिए है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो खान है अमप्पा खान, ये है कहाँ पर? तो ये ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में है। और ये किसके लिए फेमस है? तो यह दुनिया भर में मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। मैंगनीज के लिए दुनिया भर में अमप्पा की खान प्रसिद्ध है। ब्राज़ील में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नीरी। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नीरी। नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हो सकता है कि फुल फॉर्म आपसे कभी ना कभी पूछ ले, याद रखेंगे नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नीरी का हेडक्वार्टर जो है यह कहाँ पर है? नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। नीरी का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि टमाटर का रंग लाल होता है। बताइए फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण लाल होता है? चलिए बताएंगे कि टमाटर का रंग लाल जो होता है ये किसके कारण होता है? तो टमाटर का रंग जो होता है लाल, ये लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें से कौन सी जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है? बताएंगे इसमें से कौन सी यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? ध्यानपूर्वक से आंसर देंगे। देखिए अगर हम बात करें ये आल्प्स कहाँ की है, तो फ्रेंड्स आल्प्स जो है यही यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय एशिया में है, एंडीज जो है एंडीज ये दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, और रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। क्लियर है? चलिए ये आपका यूरोप है, ये आपका एशिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंडीज जो है ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा और रॉकी जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेंगे कि दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे आप लोग, ताकि जल्दी से हम लोग इस पूरे सेशन को कवर कर लें। चलिए ये पंपास कहलाता है। पंपास है कहाँ पर? तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, चलिए वेल्ड कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। पिरेरी कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और स्टेपिज ये यूरेशिया में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 28 जुलाई सन 2000 को 28 जुलाई सन 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किया था। ठीक है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किया था और इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और ये जितने भी क्रांति हैं इन सबको इसमें जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाहित किया गया था। तो ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों देखा गद्दर किसकी रचना है? बताइएगा आंखों देखा गद्दर जो है यह किसकी रचना है?
आंखों देखा गद्दर जो है यह रचना किसकी है? ये ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए कमेंट करके आप लोग बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। आंखों देखी रचना जो है यह विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है। झारखंड में कोयला की खान जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। झारखंड में कोयला की खान जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह जो है झरिया में कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। तो ये झरिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झरिया हो जाएगा। और जमशेदपुर में क्या है? तो जमशेदपुर में जो है यह आपका याद है इस्पात उद्योग है। ठीक है, चलिए लोहरदगा बॉक्साइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और रांची जो है ये भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? अच्छा, ये बेलाडीला की खान सबसे पहले बताइए कि किस राज्य में है? बेलाडीला की खान जो है यह किस राज्य में है? सबसे पहले तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइए बेलाडीला की खान जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। और यह लौह अयस्क के लिए यहाँ फेमस है। ठीक है, और यह हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए फेमस है, खास करके ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? फटाफट एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए और शेयर भी इसको कर दीजिएगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? तो सबसे पुराना तेल भंडार जो है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह दिग्बोई असम वाला है। ठीक है, दिग्बोई असम राइट आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखेंगे। और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद करेंगे 29 नंबर। देखिए निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? चलिए बताएंगे भाई सभी लोग आंसर इसका। तो देखिए सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन अब राजस्थान में होता है। ठीक है, इससे पहले कर्नाटक था लेकिन अब राजस्थान है। और राजस्थान में ही सौर ऊर्जा से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा का उद्योग स्थापित कहाँ पर है इनमें से? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तांबा का उद्योग जो है कहाँ पर स्थापित है? तो आपको पता है कि राजस्थान का जो खेतड़ी बेल्ट है यह तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, आपको भली भांति याद होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेतड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसका कार्यकाल क्या है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल जो है ये क्या है बताइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, पहली 1951 से 1956, पहली 1951 से 1956। ठीक है, और दूसरी 1956 से 1961। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो थी यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय मैंने आपको बताया 1951 से 1956, और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी मैंने अभी आपको बताया है कि 1956 से 1961 तक इसका समय था, और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? बताइए, योजना अवकाश की अवधि आपसे पूछा गया है। भारत में योजना अवकाश में अवधि जो रही थी ये क्या रही थी? तो ये योजना अवकाश जो रहा था ये रहा था कब से कब तक? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर 1966 से 1969 तक, 1966 से 1969 तक, इस बीच की अवधि में कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? चलिए सोच समझ करके आंसर देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सैफ बताइएगा, सैफ चैंपियनशिप 2023, सैफ चैंपियनशिप 2023। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए हाल ही में भारत ने जो है यह जीता है, और सैफ का मतलब होता है साउथ एशिया फुटबॉल
फेडरेशन, ठीक है, यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, ठीक है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, याद रखिएगा। और भारत ने जीता है, राइट आंसर इसका इंडिया हो जाएगा। क्लियर, करेक्ट आंसर इसका इंडिया हो जाएगा, भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 35 नंबर की पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था। पोखरण 2 का परीक्षण जो है ये कब किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पोखरण 2 का परीक्षण जो है ये कब किया गया था, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। दूसरा पोखरण परीक्षण आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा। अच्छा, पहला जो हुआ था आपको याद है ना, पहला कब हुआ था, पहला 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था, और इसका जो कोड नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरा जो हुआ था, दूसरा यह 11 मई 1998 से 13 मई 1998 तक, ठीक है, और इसका कोड नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। अच्छा, पहला जो पोखरण परीक्षण था उसमें जो परीक्षण किया गया था वह किस पर आधारित था, तो न्यूक्लियर फिजन पर, न्यूक्लियर फिजन पर। फिजन का मतलब आपको पता है परमाणु विखंडन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन यानी कि परमाणु विखंडन, ठीक है। और दूसरा जो था ये फिजन और फ्यूजन दोनों पर था, फिजन और फ्यूजन यानी कि विखंडन और संलयन दोनों पर था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए 36 नंबर है कि अजंता की गुफाएं मतलब किस राज्य में है, ये आपको बताना है। अजंता की गुफा, इलोरा की गुफा, ठीक है, और एक कन्हेरी की गुफाएं हैं, याद रखेंगे। अजंता की गुफाएं, इलोरा की गुफाएं और कन्हेरी की गुफाएं, ये तीनों महाराष्ट्र में हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। कन्हेरी अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए भाई, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स कोलकाता में है, कहाँ पर है, कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, संसदीय सीट पूछा गया है, यानी कि बात की जा रही है लोकसभा की। बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है, 40 सीट है। कितनी सीट है, 40 सीट है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। अच्छा, बिहार में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की कितनी सीट है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 16 सीटें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर बताइए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सोच समझ करके भाई इसका आंसर दीजिए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, एक सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये सोमेश्वर अभ्यारण्य अगर पूछा जाए आपसे कहाँ पर है, या सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, क्या जवाब देंगे। अच्छा प्रश्न है, बताइए। सोमेश्वर जो है ये कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। खाली स्थान है वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसको कहा जाता है क्या, राइट आंसर बताइए। उसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी कहा जाता है, उसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, यानी कि इसको आवृत बीजी कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे पौधे या वृक्षों को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, जिसमें फूल फलों और फूलों के बंद होने के बजाय छोटी या टहनियों को मतलब नग्न अवस्था में रहता है। इतना सब छोड़िए, याद रहिएगा कि जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म, यानी कि इनको आवृत बीजी कहा जाता है। और जिनके फल जो होते हैं वो बाहर होते हैं टहनी वगैरह पर, उनको यानी कि नग्न होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, यानी कि अनावृत बीजी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है यह प्रदर्शित की जाती है किस नंबर से, बताइए। C10, ऑक्टेन, किससे, राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए।
तो देखिए पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है ये प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन संख्या से, ऑक्टेन नंबर से, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर दिया गया है। और डीजल की गुणवत्ता जो है यह प्रदर्शित की जाती है सीटेन संख्या से, डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से। 42 नंबर है कि शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। शुष्क सेल में, ध्यान से इसका आंसर दे दीजिएगा। बताइए, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड जो बना होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। और शुष्क सेल में कैथोड जो बना होता है, कैथोड, ये किसका बना होता है? तो जिंक का बना होता है, जिंक का बना होता है, ठीक है। कैथोड, जिंक की बर्तन जो होती है ये कैथोड के रूप में कार्य करती है शुष्क सेल में। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? राइट आंसर इसका कमेंट करके बताइए। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है इसमें से क्या है? तो फ्रेंड्स यह किलोवाट आवर है, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। अच्छा, एक हॉर्स पावर आपको याद होगा, एक हॉर्स पावर में, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस जो है यह किसका मिश्रण है? पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आप इस सेट को लगा लीजिए। फिर आप पीडीएफ पर जब टेलीग्राम दिया जाएगा, टेलीग्राम पर जब पीडीएफ दिया जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया है, टेलीग्राम पर जब पीडीएफ दिया जाएगा तो आप उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो देखिए प्रोड्यूसर गैस जो है यह मिश्रण किसका है? तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है इसको जल गैस कहा जाता है, यानी कि इसको वाटर गैस कहा जाता है, ठीक है, वाटर गैस। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होता है वायु को फंसा करके उन्हें गर्म रखते हैं। ये जो अधिक ठंडे क्षेत्र में जंतुओं के फर जो होते हैं ना, ये वायु को अपने अंदर फंसा करके उसमें जो जंतु का शरीर है उसको गर्म रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, ये कथन है, ये कारण है, बताइए, और सही विकल्प आपको चुनना है। सभी विकल्प को देख लीजिए, ए आर दोनों सत्य है और आर ई की व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ई की व्याख्या नहीं कर रहा है सही। ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है, आर सत्य है, बताइएगा। कथन पढ़ लीजिए। कथन कर रहा है कि कॉड लिवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का कॉड लिवर ऑयल एक अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही है। और कॉड लिवर ऑयल में क्या होता है? कॉड लिवर तेल जो है यह मछली के लीवर से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। तो देखिए ये दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आर जो है ना यह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आर जो है ना यह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है? कौन सी इसमें से कृषि प्रक्रिया जो है, कृषि क्लाप है जो पर्यावरण को अनुकूल रखता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण के अनुकूल इसमें से कौन सा है? कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के अनुकूल है? तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक कृषि, जैविक कृषि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा जीवाणु इसमें से चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है? बताइए, फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ये फ्रेंड्स कौन सा है? यह कौन सा है? यह नील हरित शैवाल है, यह नील हरित शैवाल है, ठीक है, जो जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है। राइजोबियम आपको याद है, यह जीवाणु दलहन पुष्प के जो दलहन कुल के जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसके बाद देखिए एजोबैक्टर, एजोबैक्टर जो है यह जीवाणु मिट्टी के कणों के बीच के वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करता है, ठीक है। चलिए दलहनी पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न के निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, यानी कि गलत कथन कौन सा है? बताइए, लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये बताइए। और लोहा पारे पर तैरता है, ये बताइए। दोनों में से कौन सा इसमें से सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, पारा पानी में तैरता है, ये जो है यह कथन जो है असत्य है। पारा पानी में नहीं तैरता है, पारा पानी में नहीं तैरता है, ठीक है।
पारे का घनत्व द्रव से सर्वाधिक होता है, इसीलिए यह पानी पर नहीं तैरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। अच्छा, आपको याद होगा कि ईंधन के रूप में जो पेट्रोल प्रयुक्त होता है उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा एथिल लेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंटी नॉकिंग के रूप में टेट्रा एथिल लेड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से बड़े शहरों को वायु प्रदूषित करता है, तो ये लेड जो है ये वायु प्रदूषण का बड़े शहरों में प्रमुख कारण है, जो कि गाड़ियों से वाहनों से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा कि जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, आवृत्ति में, तरंग दर में या वेग में। चलिए बताइए, जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है किस में। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा कि किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। किस में? आयाम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयाम में परिवर्तन होता है, तरंग का आयाम बदल जाता है, तरंग की आवृत्ति, तरंग दर और वेग में ऐसा करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आयाम में परिवर्तन होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारे कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर, किसी ठोस की शुद्धता उसके मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है, गलनांक बिंदु के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किससे बनी होती है? काइटिन की। चलिए गेहूं में रस्ट तथा अस्मट बीमारी, गेहूं में रस्ट तथा अस्मट बीमारी किसके कारण होता है? तो गेहूं में रस्ट और अस्मट बीमारी जो होता है यह किसके कारण होता है? इसका कारक क्या है? तो देखिए यह जो होता है फ्रेंड्स यह कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। तो कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, किसको कहा जाता है? जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन में नाम ही नहीं दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में नाम ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं बना लीजिए, एक ऑप्शन बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। मैंने आपको कई बार बताया भी है, अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स यह दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1923 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी कला क्या है? तो देखिए मधुबनी पेंटिंग आपने सुना होगा, यह बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया हुआ है उसके अनुसार भारत का स्थान 132वां है। ठीक है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? अच्छा, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा? बताइए, भारत का पहला
स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा, पहले उसका नाम बता दीजिए। तो देखिए भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। 1875 में की गई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे 62 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि है ये कहाँ पर, तो द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, इसमें टोटल जो न्यायाधीश होते हैं ये कितने होते हैं, तो टोटल न्यायाधीश जो होते हैं ये 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 जो सदस्य हैं, न्यायाधीश हैं, ये प्रति 3 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स 64 नंबर की लाल बजरी का बादशाह किसको कहा जाता है। लाल बजरी का बादशाह यह किसको कहा जाता है। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है राफेल नडाल को। किसको कहा जाता है, राफेल नडाल को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, लॉन टेनिस के प्लेयर हैं, स्पेन के हैं राफेल नडाल, इनको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। चलिए निम्न में से कौन सी इसमें से अदिश राशि है, अदिश राशि इसमें से कौन सी है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। चलिए मैं चाहता हूं भाई कि इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि भाविनी, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, चेन्नई में है। याद रखिएगा ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए नया भी प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन जो है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 68 नंबर की तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ये तीसरा है। ठीक है, थर्ड, तीनवां यहाँ पर लिखा गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये किया गया अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर किया गया, अहमदाबाद में किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा 69 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है। तो मुगल गार्डन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, चलिए आंसर बता दीजिए। क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा 70 नंबर प्रश्न कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया था। बताइए, मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया था। तो ये राज्य जो है कौन सा है, यह राज्य जो है फ्रेंड्स यह कर्नाटक है। कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बताइएगा कि उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। उत्कंठित, बताइए, इच्छुक, लालायित, उत्सुक, ये सारे जो हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अभिलाषा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आहूत का विलोम शब्द क्या है। आहूत का विलोम शब्द क्या है, आहूत का विलोम शब्द बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आहूत का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा, तो अनाहुत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे कि दिए गए विकल्प में मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या है। मंतव्य का समानार्थी शब्द, मंतव्य का समानार्थी जो होता है ये सुबुद्धि होता है, बुद्धिमान होता है, सम्मति होता है। तो ये सम्मति राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 74 नंबर कि जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वह क्या है, वह अविवेकी है। उसके पास विवेक ही नहीं है कि वह भला और बुरा के बीच अंतर कर सके। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, बदनाम करना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा कि धातुष्मा, यहाँ पर देखिए धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर धातुष्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद जो होगा ये धातु प्लस उष्मा होगा, ठीक है, धातु प्लस उष्मा होगा। और यहाँ पर देखिए उ और उ के संयोग से ये उष्मा बन रहा है उ, ठीक है, इसीलिए यह जो है दीर्घ स्वर संधि है, यह दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, याद रखिएगा। संधि विच्छेद तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसका, धातु प्लस उष्मा होगा, धातु प्लस उष्मा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। इस वाक्य में वाक्य का प्रकार आपको पहचानना है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो यानी कि यह एक सरल वाक्य है। कैसा वाक्य भाई, सरल वाक्य है यह। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हम बचपन में वहाँ जाता रहा, ये शुद्ध वाक्य इसमें से इसका कौन लिखा है। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, चारों ऑप्शन को पढ़िए और ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, इसमें से शुद्ध कौन सा है चारों में। चारों में शुद्ध है मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों को दिया उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों को दिया उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है, यह पंक्ति लिखा किसने है, यह पंक्ति लिखा किसने है, तो इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसके लिए, किसके लिए, इनकी रचना जो है किसके लिए, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया कब किया था, तो याद रखेंगे 1972 में। किसके लिए, तो फ्रेंड्स उर्वशी के लिए, उर्वशी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड टॉर्पिड, टॉर्पिड का सिनोनिम बताना है। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। टॉर्पिड का सिनोनिम क्या होता है, टॉर्पिड का मतलब होता है, बताइए, सिनोनिम बताना है यानी कि इसका समान अर्थी अर्थ बताना है। टॉर्पिड का मतलब होता है फीका, बेमन, निरुत्साही, निरुत्साही यानी कि उत्साह वाला नहीं, निरुत्साही बिना उत्साह वाला, ठीक है, निरुत्साही, बेमन, फीका। तो टॉर्पिड का सिनोनिम बताना है समान अर्थ, तो इंसिपिड हो जाएगा। इंसिपिड का मतलब भी वही होता है जो टॉर्पिड का मीनिंग होता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। किसका, तो एफ्लुएंस का। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है संपन्नता, जहाँ पर संपन्नता है, धनी धनिता है, मतलब जहाँ धनी है, संपन्न लोग हैं, एफ्लुएंस। ये पॉवर्टी हो जाएगा, गरीबी, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक, चिल्ड्रन इंजॉय, खाली स्थान है, द टीवी प्रोग्राम। बताइए, सोच समझ के आंसर बताइए। चिल्ड्रन इंजॉय, फिल इन द ब्लैंक्स है द टीवी प्रोग्राम, तो चिल्ड्रन इंजॉय वाचिंग द टीवी प्रोग्राम, ठीक है, वाचिंग होगा, ध्यान रखिएगा, वाचिंग होगा, इंजॉय के बाद जो है डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, जेरंड का प्रयोग होगा, यानी कि भी का आईएनजी रूप जो है वो इस्तेमाल होता है। तो चिल्ड्रन इंजॉय वाचिंग द टीवी प्रोग्राम। फाइंड आउट एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस ही है। गुड हेवंस, हाउ हैज सी ग्रोन, बताइए। या फिर एरर अगर नहीं है इसमें तो आप नो एरर पर क्लिक करेंगे। चलिए बताइएगा, गुड हेवंस, हाउ हैज सी ग्रोन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ये हाउ हैज सी नहीं होगा, ये होगा हाउ सी हैज़ ग्रोन, ठीक है, हाउ सी हैज़ ग्रोन। गुड हेवंस, हाउ सी हैज़ ग्रोन, तो ये वाला पार्ट में एरर है। चलो उसके बाद देखिएगा कि फाइंड आउट द सेम प्रश्न है, एरर निकालना है। ए कप ऑफ कॉफ़ी इज़ एन एक्सीलेंट सप्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन, बताइए। ए कप ऑफ कॉफ़ी इज ए एक्सीलेंट सप्लीमेंट टू, स्मोक्ड नहीं होगा, यहाँ पर ईडी नहीं लगेगा, ठीक है, ये ऐसे होगा स्मोक साल्मन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में एरर दिया गया है, ये वाला पार्ट में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है कि चूज, यहाँ पर चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म है। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लवर, ठीक है, बताइए अनदर लवर, लॉयर मतलब वकील कहा जाता है। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा समबडी रिकमेंडेड मी टू अनदर लॉयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रश्न है कि हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, बताइए, आंसर दीजिएगा,
थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, माई को पैसेंजर वांटेड टू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल। वन वर्ड बताना है, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, ये ड्रॉट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ड्रॉट का मतलब सूखा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इडियम फ्रेज है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस बताइए, तो डाई बिफोर रिटायरमेंट, इसका मतलब क्या है? डाई बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि स्टिल इन सर्विस, यानी कि स्टिल इन सर्विस। चलिए 19 नंबर है हमारा कि पैसिव वॉइस है इसको, कि पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताइए, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहन की पुस्तक का नाम जो इसमें से क्या है, तो ये राजतरंगिणी है, ठीक है। इंडिका मेगास्ट्रीज की है और अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु कितना है। ऑक्सीजन के 1 मोल का 16 ग्राम है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ओजोन का अणुभार कितना होगा, तो ऑक्सीजन का अगर 1 मोल का 16 है, ओजोन में O3 होता है, यानी कि 16 गुना 3 यानी कि 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएंगे अब कि मेघाच्छादन की रात की अपेक्षा निर्मल रात, यानी कि जब मेघ घेरा होता है उस रात की अपेक्षा जो निर्मल रात है, फ्रेश रात है, वह अधिक ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? चलिए बताइए, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसका कारण जो है ये विकिरण है। क्या है भाई? इसका कारण विकिरण है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। मानव शरीर में टोटल पसली 24 होती है, यानी कि जोड़ा पूछा गया है 12 है। 12 पसली इस साइड में और 12 पसली इस साइड में, ठीक है, यानी कि 24 पसली पाई जाती है। और बीच में जो ये हड्डी जोड़ता है इसको एस्टर्नम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एस्टर्नम कहा जाता है। 95 नंबर है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है। इनमें से बताइए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाला आँख का अंग जो है ये लेंस है, ठीक है। लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। इसमें से कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, तो यह नृत्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। यह नृत्य जो है यह नृत्य छऊ है। कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य है, ठीक है। चलिए 97 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए 98 नंबर है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। भारतीय वन सेवा की स्थापना, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन सेवा भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, ठीक है। एक हो गया आपका भारतीय वन सेवा, फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है। और इसका गठन जो है यह किया गया था अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में। तो 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे ये हीरालाल जे कानिया थे, यानी कि HJ कानिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है, HJ कानिया, तो हीरालाल जे कानिया याद रखेंगे। अच्छा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए उनका नाम। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आज के डेट में आपको बताना है, ठीक है। आज के डेट में आपको बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है बताइए, अभी वर्तमान में कौन है? राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट। तो फ्रेंड्स ये हैं कौन? तो DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया ये पहले थे, DY चंद्रचूड़ ये पहले अभी वर्तमान में है, ठीक है। DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य, अच्छा ये बांस नृत्य अगर पूछेगा कहाँ का है तो याद रखिएगा मिजोरम का। अपना स्कोर आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कि कितना स्कोर आपने किया है 100 प्रश्नों में से। बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य जो है
इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है चेरव। क्या कहा जाता है? चेरव नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और सेशन को एक बार फटाफट शेयर